सुबह के 7 बज गए थे। सभी लोग हॉस्पिटल आ गए थे। आहाना की नींद खुली। उसके एक तरफ रणबीर और दूसरी तरफ मेघना जी बैठे थे। एक दूसरे बेड पर अंजलि लेटी हुई थी। उसके पास वसुंधरा जी और दादी बैठी हुई थी। आहाना उठकर बैठ गई। रणबीर ने उसे सहारा दिया। आहाना ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखा और मेघना जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे क्या हुआ था? मेघना जी ने आहाना के गाल पर हाथ रखा और बोली, आप बिल्कुल ठीक है। और और आहाना अपने शब्द कहने से घबरा रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। मेघना जी उसके बात को समझते हुए बोली, आपका बेबी भी बिल्कुल सुरक्षित है और वह भी दोनों। यह सुनते ही आहाना ने शौक भरी नजरों से रणविजय को देखा। जैसे ही वसुंधरा जी को आहाना की आवाज़ सुनाई दी, वह अंजलि के पास से उठकर आ गई। तभी आहाना की नज़र अंजलि पर पड़ी। उसने सबको देखा और फिर से नीचे उतरने लगी। इसे क्या हुआ है? आहाना जैसे ही बेड से नीचे उतरने को हुई, रणविजय ने उसे रोक दिया। अंजलि को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों है? आहाना पैनिक करते हुए बोली। वसुंधरा जी उसे समझाते हुए बोली, हाँ, वह ठीक है। यह सुनकर आहाना ने चैन की सांस ली। जब अंजलि की आंख खुली तो राणा जी ने उसे सहारा देकर बिठाया। अंजलि की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह शुक्र मना रही थी कि आहाना उस समय होश में नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी, दुख, गिल्ट, सब कुछ आहाना को एक बार में ही नजर आ गया। वह उठकर अंजलि के पास आई और बोली, तुम्हें क्या हुआ है? अंजलि ने अपना सर झुका लिया। आहाना जोर से चिल्लाते हुए बोली, कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? अंजलि को क्या हुआ है? मेघना जी आहाना को शांत कराते हुए बोली, आहाना बेटा शांत हो जाइए, हम घर चलते हैं और उसके बाद आपको सब बताएंगे। तभी वहाँ पर हेड डॉक्टर आ गए। उनके साथ सुरेश जी भी थे। सुरेश जी आहाना से नज़रें चुरा रहे थे और उन्होंने अपना सर झुका रखा था। आहाना को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने सवालिया नज़रों से वसुंधरा जी और महेश जी को देखा। महेश जी उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा सब ठीक है। अब आहाना को डर लग रहा था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी और उसने सुरेश जी का हाथ पकड़कर पूछा, अंकल क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? फिर उसने अपना दोनों हाथ अपने पेट पर रखा और बोली, मेरा मेरा बच्चा ठीक तो है ना? सुरेश जी ने अपना एक हाथ आहाना के सर पर रखा और बोली, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। आहाना को अपने शरीर के निचले हिस्से में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन अभी वह किसी से कुछ नहीं पूछ सकती। उसने वापस से पूछा, अंजलि को क्या हुआ है? इस पर सुरेश जी ने अपना सर झुका लिया और बोले, आप लोग अंजलि को घर ले जा सकते हैं, वह ठीक है। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। डॉक्टर ने एक बार अंजलि को चेक किया और बोले, यह बिल्कुल ठीक है। लाइट पैलेस, दाई माँ का कमरा। अंजलि बेड पर बैठी थी। आहाना, रणविजय, राणा जी, मेघना जी और दाई माँ सभी लोग सोफे पर बैठे थे। अभी तक आहाना को कुछ भी बात समझ नहीं आया था। अभी तक आहाना को कुछ भी पता नहीं था कि अंजलि को क्या हुआ है। उसने फ्रस्ट्रेशन से कहा, कोई मुझे कुछ भी बात क्यों नहीं बता रहा है, क्या हुआ है? तभी वहाँ पर शकुंतला जी आ गई। उनके साथ उनकी केयर टेकर मीना भी थी। वह शकुंतला जी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। शकुंतला जी ने आहाना को एकदम से इग्नोर कर दिया और अंजलि के पास आकर बेड पर बैठकर अंजलि का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अंजलि ने धीमे और उदास स्वर में कहा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी वह कुछ कहती तभी मेघना जी ने कहा, माँ आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी। उसके बाद शकुंतला जी आहाना के पास आई और उन्होंने अपना एक हाथ आहाना के गाल पर रखा और 2 बार थपथपा कर मुस्कुरा दिया और वहाँ से चले गए। अब आहाना के सब्र का बांध टूट गया था। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, कोई मुझे कुछ बताओ, क्या हुआ है? और सोफे पर बैठ गई। अंजलि अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चलकर आहाना के बगल में आकर बैठ गई। आहाना ने अपने दोनों हाथों से अंजलि के चेहरे को पकड़ा और उदास स्वर में बोली, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी बीमार से क्यों लग रही है? मैं ठीक हूँ, अंजलि ने गिल्ट भरी आवाज में कहा। एक बार उसने आहाना के पेट को देखा। आहाना अंदर तक सिहर गई और उसने अपना दोनों हाथ
अपने पेट पर रख लिया। जल्दी बोलो, अंजलि ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। तुम्हारा आई मीन तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे पास है, मेरे पेट में। यह सुनते ही आहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसने अपने पेट को जोर से पकड़ लिया और एक नज़र रणविजय और राणा जी को, दाई माँ को, सबको देखा और फिर उसने कहा, लेकिन कैसे? उसकी धड़कन और सांस जोर जोर से चल रही थी। रणविजय चुपचाप खड़ा था। वह आहाना के एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह आहाना को कैसे संभाले। दाई माँ और मेघना जी आहाना के दोनों साथ बैठते हुए उसे चुप कराते हुए बोले, बेटा, हम आपको सब बता रहे हैं, आप शांत हो जाइए। मेघना जी ने प्यार से आहाना के सर पर हाथ फेरा और पिछले यादों में खो गई। रात का समय, फ्लैशबैक। जैसे ही डॉक्टर आहाना को अंदर लेकर गए, 10-15 मिनट के बाद भी आहाना का चिल्लाना बंद नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान होकर कमरे से बाहर आते हुए बोले, हमें उनकी हालत के बारे में पता चल गया है। उन्हें गर्भ निरोधक इंजेक्शन दिया गया है। यह सुनते ही सभी शॉक में चले गए। डॉक्टर की आवाज़ से सबकी तंद्रा टूटी। डॉक्टर ने फिर से कहना शुरू किया, वह इंजेक्शन उनके बच्चे की सांसें धीरे धीरे छीन रहा है और थोड़ी देर में। डॉक्टर ने अपनी बातें अधूरी छोड़ दी। महेश जी पैनिक होते हुए बोले, ऐसे कैसे? कुछ तो उपाय होगा ना, आपको जो करना होगा कीजिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमारे पास उपाय तो है, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? आप बताइए हमें, हम पॉसिबल करेंगे। रणविजय की आवाज़ में एक दृढ़ता थी। उस इंजेक्शन का जहर उनकी बॉडी में फैल गया है और इससे उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनका बच्चा धीरे धीरे। सबसे पहले आपको एक सरोगेट मदर ढूंढनी पड़ेगी। उनके ब्लड में वो एंटीटॉक्सिन मिल चुकी है। हमें उनके भ्रूण को दूसरे गर्भाशय में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि वह हमारे और आपकी तरह नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ कुछ ही हैं। इंडिया में अब तक सिर्फ 2 केस ही ऐसे मिले हैं और यह तीसरी है। इनकी सारी दवाइयाँ और इक्विपमेंट बेंगलुरु के सिटी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। अगर हम वहाँ से हवाई जहाज़ के रास्ते भी मंगवाएंगे तो 5 या 6 घंटे लग जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर 3 घंटे में उनके भ्रूण को बाहर नहीं निकाला गया तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। कहते हुए डॉक्टर ने अपनी नज़रें चुरा ली और धीरे से बोले, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, मैं वहाँ बात कर लूँगा। डॉक्टर आगे बढ़ते तभी महेश जी ने उन्हें रोक दिया और बोले, नहीं नहीं, आपको उतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी के लिए सारी दवाइयाँ और इक्विपमेंट मंगवा कर रखी हैं। आप एक बार डॉक्टर सुरेश महाना से बात कीजिए, वही उसका बचपन से इलाज करते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई। उनके चमक को सबने नोटिस किया। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, बस आप लोग एक सरोगेट मदर का इंतजाम कीजिए, कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। आहाना अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि वह बेहोश नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर और नर्स उसे बेहोश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर अंजलि आहाना को ढूंढते हुए उसके कमरे में आई क्योंकि राणा जी ने कहा था कि वह रणविजय के साथ किसी जरूरी मीटिंग पर जा रहे हैं, तो उसे लगा आहाना भी अकेले होगी। लेकिन पूरे कमरे में आहाना कहीं नहीं थी। अब उसके दिमाग में बुरे संदेश का आगाज किया और उसने झट से आहाना को फ़ोन लगा दिया। आहाना का मोबाइल वहीं बजने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि आहाना को जरूर कुछ हुआ है। उसने राणा जी को फ़ोन लगाया। अंजलि का फ़ोन देखकर राणा जी कुछ सोचने लगे। रणविजय ने भी राणा जी का मोबाइल में अंजलि का नंबर देख लिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक चमक आ गई। दोनों ही आहाना को जान से ज़्यादा प्यार करते थे और जब उसके बच्चे को बचाने की एक पॉसिबिलिटी थी तो वे लोग उम्मीद नहीं छोड़ सकते थे। राणा जी ने अंजलि को सिटी हॉस्पिटल आने को बोला था। अंजलि थोड़ी देर बाद लाची और आदिल के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। राणा जी ने अंजलि को सिटी हॉस्पिटल आने को बोला। अंजलि थोड़ी देर बाद लाची और आदिल के साथ हॉस्पिटल आ गई। आते ही राणा जी ने उसे सारी बातें बताई तो वह फौरन तैयार हो गई। उसने कहा, मैं आहाना के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आप पता लगाइए उसको इंजेक्शन दिया किसने। सुरेश जी भी अब तक धर्मा जी के साथ हॉस्पिटल आ गए थे। धर्मा जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
रणविजय के मन में अभी यह सवाल चल रहा था, आखिर गर्भ निरोधक इंजेक्शन आहाना को किसने दिया? सुबह चेकअप के लिए जिस डॉक्टर के पास आहाना आई थी, उसने और उसके साथ दोनों नर्सों ने साफ इनकार कर दिया आहाना को कोई भी इंजेक्शन देने से। सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया कि आहाना को धर्मा जी ने इंजेक्शन लगाया था। अपना पोल खोलते देख धर्मा जी की आंखों में अंगारे बरसने लगे और वह अस्पताल में जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाँ, दिया था मैंने उसे इंजेक्शन, क्योंकि उसकी वजह से मैंने मेरा बेटा खो दिया। आज तक उस लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला। मेरा मन कहाँ है? तिल तिल करके तड़पती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। मैं उसे कभी माँ नहीं बनने दूंगी। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं भी उसे उसके बच्चे छीन लूंगी। यह सब सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मा जी के मन में आहाना के लिए इतना कड़वाहट भरा था, यह किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अंजलि तो अपनी माँ के शब्द सुनकर गुस्से से कांपने लगी। उसने अपने माँ के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और चिल्लाते हुए बोली, आप आहाना से इतनी नफरत करती हैं? आपने उसके बच्चे को मारने का सोचा? आपके हाथ नहीं कांपे उस नवजात को इंजेक्शन लगाते हुए? अरे, लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं। आहाना आप पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, इसलिए उसने उफ तक नहीं किया था इंजेक्शन लगाने से पहले। नहीं नहीं नहीं, नहीं कांपे थे मेरे हाथ, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं यह दोबारा भी करूंगी। तभी वसुंधरा जी धर्मा जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, चुप हो जाइए प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाइए और मेरे बच्चों को बद्दुआ देना बंद कीजिए। मन के जाने का दुख हम सबको है। हमारी बेटी ने 3 साल उस गम में बिता दिया। वह आपको नहीं दिखा? जिंदा लाश की तरह हो गई थी वह उस समय। आपको खुशी नहीं मिली? उसे उस सदमे से उभरने में हम सब ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसे आपका एक बार कहने से कि वह माँ नहीं बन सकती, उसने शादी करने का फैसला छोड़ दिया था। वह आपको नहीं दिखा? वह आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती थी। पहले आपने उससे यह झूठ बोला कि वह माँ नहीं बन सकती, और जब वह प्रेग्नेंट हो भी गई तो आपने उसे यह कह दिया कि उसकी प्रेगनेंसी की दीवार कमजोर है, वह बच्चे नहीं संभाल सकता। मुझे तो शर्म आती है आपको औरत कहते हुए। तभी वहां पर एक जोरदार आवाज आई। सुरेश जी ने धर्मा जी को चांटा मार दिया था। यह देखकर अंजलि ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया। धर्मा जी ने आंसू भरी आंखों से अपने पति को देखा और वहां से जाने लगी। तभी अंजलि ने उन्हें रोकते हुए कहा, मॉम, अगर उस दिन मन के साथ मैं होती तो क्या आप मेरे साथ भी यही करते? क्या आप मुझे भी मन के जाने का जिम्मेदार ठहराते? धर्मा जी ने एक नजर अपनी बेटी को देखा, जिसकी आंखों में अपने लिए नफरत दिख रही थी, और वह वहां से जाने लगी थी। रणविजय ने कहा, राणा जी, पुलिस को फोन लगाइए। तभी पायेश जी ने रणविजय को रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, आहाना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। प्लीज उसे होश में आने दीजिए, वह जो कहेगी हम वही करेंगे। धर्मा जी वहां से सर झुकाकर चुपचाप चली गई। सुरेश जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो महेश। महेश जी ने उनका हाथ पकड़ा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और न ही इसमें भाभी की कोई गलती है, सब किस्मत का खेल है। उसके बाद सुरेश जी ने सारी दवाइयां डॉक्टर को दे दी। आहाना के भ्रूण को उसके गर्भ से निकालकर अंजलि के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। इसके बाद सभी लोग चैन की सांस लेकर उन दोनों के होश में आने का इंतजार करने लगे। फ्लैशबैक एंड। आहाना शौक से अंजलि की बात सुन रही थी। उसके अंदर अब जान नहीं थी। उसका पूरा मन ब्लैक हो चुका था। उसके सामने 10 साल पहले मन की तस्वीर उभर आई और वह एकदम से पैनिक करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। अंजलि ने जोर से उसे अपने गले से लगा लिया। आहाना रोते रोते बेहोश हो गई थी। रणविजय उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। हॉस्पिटल से आने के बाद वसुंधरा जी अपने कमरे में उदास बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महेश जी उन्हें चुप करा रहे थे। दीपा और दीपू वहीं सोफे पर बैठे थे। वसुंधरा जी रोते हुए बोली, मैंने तो कभी सपने में सोचा भी नहीं था धर्मा बहन जी के मन में आहाना के लिए इतनी नफरत भरी थी। मैं मानती हूँ उसने मन के बारे में कुछ नहीं बताया, हो सकता है उसे पता ही ना हो मन कहाँ है, लेकिन उन्होंने जो किया वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। महेश जी वसुंधरा जी को अपने सीने से लगा लिए।
दीपा और दीपू उठकर आए और उन दोनों ने भी अपने मम्मी पापा को दोनों तरफ से हक कर लिया। तभी वसुंधरा जी महेश जी से बोली, दीपा के पापा, आपको पता है मेड ने मुझे एक लॉकेट लाकर दी थी। वह लॉकेट बिल्कुल वैसा ही था। महेश जी वसुंधरा जी की बात काटते हुए बोले, वसु शांत हो जाइए। दीपा और दीपू के सामने वह कुछ भी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने दोनों को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा, क्योंकि उन दोनों ने भी रात में ठीक से नींद नहीं ली थी। उन्होंने अपने पॉकेट से वह लॉकेट निकाला और वसुंधरा जी के हाथों में रखते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस के सभी बॉडीगार्ड और सर्वेंट से पूछता हूँ, आखिर यह किसका है। वसुंधरा जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट मेहता सदन के हॉल में खड़े थे। किसी ने भी नहीं कहा कि यह लॉकेट उनका है। जिस मेड ने वो लॉकेट वसुंधरा जी को दिया था वह आगे आकर बोली, इस चेयर के पास जो प्लेट था वहाँ पर हमें यह लॉकेट मिला। सभी लोग याद करने की कोशिश करने लगे कि वहाँ पर कौन बैठा था। तभी उसी मेड ने कहा, यहाँ राणा सर बैठे थे। राणा। यह सुनते ही वसुंधरा जी को एक अजीब सी फीलिंग हुई। ये वही फीलिंग थी जो वसुंधरा जी को राणा जी के हमेशा पास में होने से आती थी। राणा जी को देखकर उनके सीने में दबी हुई ममता उबलने लगती थी। उन्होंने अचानक से महेश जी का हाथ पकड़ा और बोली, यह जरूर राणा जी का है। मुझे मुझे वहाँ ले चलिए। मुझे उससे बात करनी है। मुझे सरला जी से बात करनी है। प्लीज़ मुझे ले चलिए। और वे दोनों शाम के वक्त लाइट पैलेस पहुँच गए। वहाँ से सरला जी के पास आ गए थे। आज वसुंधरा जी पहली बार लाइट पैलेस के अंदर आई थी। लाइट पैलेस को देखकर वह भूल गई कि वह यहाँ क्यों आई थी। उनकी बेटी किसी महारानी से कम नहीं थी। उनका मेहता सदन बहुत बड़ा था, लेकिन लाइट पैलेस के आगे कुछ नहीं था। वसुंधरा जी का सरला जी ने स्वागत किया। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में थे। आहाना बहुत खुश थी अपनी मम्मी पापा से मिलकर। इस वक्त रणविजय, आहाना, अंजलि और राणा जी चारों रणविजय के कमरे में थे। अब रणविजय भी ज़्यादा अकेले नहीं रहता था। आहाना से मिलने से पहले वह अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब वह उसके साथ बैठने लगा था। राणा जी वहाँ से उठते हुए बोले, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो अपने सर की मालिश करवानी है। तभी उनके पीछे रणविजय भी उठ गया और बोला, आप एक बार सिक्योरिटी देख लीजिए बेला की। राणा जी की उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोले, ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है। और दोनों वहाँ से तेज कदमों से चले गए। बहुत मजा आएगा दोनों को लड़ते हुए देखकर, अंजलि ताली बजाकर उछलते हुए बोली। आहाना ने उसे डांटते हुए कहा, क्या कर रही है, बच्चों की तरह उछलना बंद कर, अब तुम्हारे अंदर दो दो बच्चे हैं। ओ सॉरी। अंजलि ने अपने दोनों कान पकड़ लिया। आहाना ने कहा, अंजू कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो ना, वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है। अंजलि भी तपाक से बोली, अरे हम दोनों उनकी बीवी हैं, ऐसे कैसे पर्सनल है, चलो। और आहाना को वहां से खींचते हुए ले गई। दाई माँ सोने की तैयारी कर रही थी। उन्हें भी इस बात का इंतजार था कि कब रणविजय और राणा जी उनके पास आए। तभी दरवाजे पर हलचल हुई और दाई माँ ने कहा, आ गए आप दोनों। लेकिन दरवाजे पर कोई और था। दाई माँ का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। आप दोनों यहाँ? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। हमें आपसे बात करनी है, महेश जी ने बिना किसी लाव लपेट के कहा और अपने जेब में से वो लॉकेट निकाला। लॉकेट देखते ही सरला जी बोली, अच्छा हुआ आप दोनों को मिल गया, राणा कल वहीं भूल गया था। उन्होंने जैसे ही लॉकेट लेना चाहा, महेश जी ने वापस उसे अपने जेब में रख लिया और वसुंधरा जी ने बिना किसी मोल ताव से पूछ दिया, राणा जी को आपने जन्म दिया है? यह सुनते ही सरला जी के पहलों तले जमीन हट गई। वह थोड़ा अचकचाते हुए बोली, सभी जानते हैं वह मेरा बेटा है। मैंने यह नहीं पूछा वो आपका बेटा है या नहीं, मैंने यह पूछा क्या आपने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। यह सुनकर सरला जी दोनों को बारी बारी से देखने लगी। सरला जी का कुछ बोलते ना देख महेश जी ने उनसे अपना सवाल दाग दिया, हमें बताइए सरला जी, क्या वह आपके बेटे हैं? वसुंधरा जी एकदम से रो पड़ी और रोते हुए बोली, बताइए ना, वह आपको शौरान मंदिर के भगदड़ में मिला था ना। रणविजय और राणा जी दोनों के कदम दरवाजे के बाहर जम गए, क्योंकि दरवाजा खुला था और उन दोनों ने वसुंधरा जी की यह बात सुन ली थी। दाई माँ अपने नजरें चुलाते हुए कुछ बोलना चाह रही थी,
तभी वसुंधरा जी ने बिना उन्हें बोलने का मौका दिए दोबारा से बोली, वह मेरा बेटा है, वह मेरा वीर है ना? सरला जी ने एक नज़र दोनों को देखा और बहुत ही धीरे स्वर में बोली, हाँ, वो मुझे सोरान मंदिर के भगदड़ में मिले थे। यह सुनते ही वसुंधरा जी सोफे पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। महेश जी ने उन्हें संभाला। वसुंधरा जी महेश जी के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मैंने कहा था ना, वह हमारा वीर है, हमारा वीर मिल जाएगा। कहाँ है वह? राणा जी और रणविजय दरवाजे पर खड़े अवाक से उन तीनों की बातें सुन रहे थे। राणा जी तो शौक में थे। जिस औरत को उन्होंने बचपन से अपनी माँ माना था, आज वह अचानक से कह रही है कि वह उसकी माँ ही नहीं है। राणा जी उन्हें मिले थे। वह तेज लंबे कदम बढ़ाते हुए दाई माँ के पास पहुंचे और उनके दोनों कंधे पकड़कर हिलाते हुए पूछे, क्या कह रही हैं आप? अभी अभी आपने जो कहा वह सच नहीं है ना? आपने इसलिए मुझे वो लॉकेट बनाया था ताकि मेरे माँ बाप मुझे देखकर पहचान जाए? दाई माँ अपनी नज़र झुका ली। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रणविजय को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि सभी लोग दाई माँ पर आरोप लगा रहे थे। उसने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने आपको चुराया नहीं था। आप उन्हें मिले थे तो उन्होंने आपको अपना बेटा बनाया था, बस। फिर उसने मिस्टर एंड मिसेज मेहता की तरफ देखकर कहा, आप दोनों इतने दिन बाद ढूंढ पाए, यह आप दोनों की गलती है। आप दोनों ने अपने बेटे को पहचाना नहीं, जबकि राणा जी तो हर साल आहना के बर्थडे पर आपके घर जाते थे ना? वसुंधरा जी अपने कांपते कदमों से राणा जी के पास आई और बोली, वीर। राणा जी थोड़ा पीछे हो गए और बोले, मैं आपका वीर नहीं हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। उन्होंने दाई माँ को साइड से हक करते हुए कहा। महेश जी ने एक बार राणा जी को देखा और वसुंधरा जी ने राणा जी को झटके के साथ सरला जी से अलग कर दिया और उनके शर्ट के बटन खोलने लगी। राणा जी जल्दी से पीछे होकर बोले, ये आप क्या कर रही हैं? दिखाओ मुझे, दिखाओ। तुम्हारे कमर पर सूर्यमुखी का निशान है ना? दिखाओ। वसुंधरा जी जैसे पागल हो गई थी। यह सुनकर राणा जी के हाथ रुक गए। उन्होंने चुपचाप वसुंधरा जी को उनके बटन खोलने दिया। वसुंधरा जी ने किसी पागल की तरह उनके सारे बटन खोल दिए और उनके पैंट को नीचे खिसकाकर बोली, देखो देखो देखो, इसके कमर पर सूर्यमुखी है सूर्यमुखी। आहना के कमर पर भी ये निशान है। यह मेरा वीर है, यह मेरा वीर है। और रोने लगी। महेश जी ने उन्हें कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, हाँ, यह हमारा वीर है। सरला जी ने वसुंधरा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह आप ही का वीर है। आप शांत हो जाइए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैंने कभी नहीं कहा कि यह हाँ आपका बेटा नहीं है। दाई माँ की आंखों से आंसू छलक आए थे। उनका गला रूंध गया था। राणा जी को काटो तो खून नहीं वाली हालत हुई थी। वही हालत आहना और अंजलि की थी, जो दरवाजे पर खड़ी शॉक एक्सप्रेशन के साथ उन सब की बातें सुन रही थी। आहना को तो पहले से पता था कि उसका कोई भाई है जो बचपन में भगदड़ में गुम हो गया था, लेकिन अंजलि को दूर दूर तक इस बात की भनक तक नहीं थी। राणा जी ने दाई माँ को कसकर हक किया और बोले, मैं आपका बेटा हूँ। दाई माँ की आंखों से किसी बारिश की तरह आंसू बहने लगे। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंदर ही अंदर वो यही चाहते थे कि राणा के असली मम्मी पापा मिल जाए। लेकिन आज जब मिल गए तो उनके दिल में दुख हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वे लोग राणा जी को लेकर चले जाएंगे। उन्होंने राणा जी को कसकर हक कर लिया। अपने बेटे को किसी और के लिए रोता देख वसुंधरा जी तड़प उठी। आहना ने जल्दी से वसुंधरा जी को संभाला और उन्हें गले लगा लिया। अंजलि अवाक से खड़ी थी। वह थोड़ी दूर खड़े रणविजय के पास गई और उसके बाजू को हिलाते हुए बोली, जीजू, यह सब क्या हो रहा है? राणा जी वसु आंटी के बेटे हैं। रणविजय ने अंजलि को देखा और उससे अपना हाथ छुड़ाकर थोड़ा अलग हो गया। अंजलि झेप गई और उसने अपना सर नीचे कर लिया। दाई माँ ने राणा जी को खुद से अलग किया और बोली, मैं आपकी माँ हूँ और हमेशा रहूँगी। आपको मुझसे दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ रहेंगे। इतना बड़ा किया है मैंने आपको, इसलिए नहीं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। उनके पास उनका बेटा है तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। यह सुनते ही राणा जी की आंखों में चमक आ गया और उन्होंने दोबारा से सरला जी को हक कर लिया। वसुंधरा जी एकटक अपने बेटे को देख रही थी, जिसे वह गले लगाने के लिए तड़प रही थी। सरला जी ने राणा जी को इशारे से वसुंधरा जी के पास जाने को कहा।
राणा जी धीरे धीरे वसुंधरा जी के पास गए। वसुंधरा जी ने एक झटके से राणा जी को अपने गले से लगा लिया। राणा जी अपने कांपते हाथ से राणा जी अपने कांपते हाथ वसुंधरा जी के पीठ पर रखे। उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। आज से पहले उनके लिए वह उनकी मालकिन थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आज आज वह उसकी माँ बन गई थी। वसुंधरा जी राणा जी के फेस को चूमने लगी। उनके माथे पर, गाल पर, हर जगह न जाने कब तक किस करती रही। चट्टान जैसे राणा जी का दिल भी आज पिघल आया था और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर विजय की आंखें भी नम हो गई थी। राणा जी ने एक नज़र महेश जी को देखा। महेश जी अपनी फीलिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अहाना महेश जी का हाथ पकड़कर राणा जी के पास ले आई। महेश जी ने राणा जी को झटके से गले लगा लिया और बोले, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपकी माँ की आंखों में, दिल में वह उम्मीद मैंने हमेशा देखा था और आप हमें मिल गए। राणा जी कुछ नहीं बोले। दाई माँ को रोता हुआ देखकर रणविजय उनके पास गया और उन्हें अपने गले से लगा लिया और सबको हंसाने के लिए बोला, तो फाइनल रहा, अभी आप मेरी माँ हैं और आपकी माँ आपको मिल गई है। वसुंधरा जी राणा जी का गाल को छूते हुए बोली, इस बार दोनों का बर्थडे एक साथ ही बनेगा और हम सबको बता देंगे कि आप मेरे बेटे हैं। 7 महीने बाद लाइट पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाइट पैलेस के हॉल में अंजलि सोफे पर बैठी थी। उसका बेबी बम्प दिखाई दे रहा था। आना उसे फ्रूट्स खिला रही थी। आज अंजलि की गोद भराई थी। इसमें सभी लोग आए थे। गोद भराई की रस्म शुरू होने में अभी टाइम था। अंजलि आना को रोकते हुए बोली, बुलेट रानी, अब क्या सारे के सारे फल एक ही बार में खिला दोगी मुझे? एक बार अगर तुम गोद भराई में बैठ गई ना, तो जब तक सारे मेहमानों का गिफ्ट देना खत्म नहीं हो जाता, तुम उठोगी नहीं वहां से। और अगर तुम्हें भूख लगी तो? अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा, तो क्या, फल की टोकरी उठाकर मेरे पेट में रख दो, मैं अपने आप ही खाती रहूंगी। अंजलि की बात सुनकर सभी हंसने लगे। राणा जी अंजलि के बगल में बैठते हुए बोले, आना, आप बस भी करो, कितना खिलाओगी? एक तो ऐसे ही मोटी हो रही है। और उन्होंने आना के हाथ से प्लेट ले लिया। अंजलि ने जब राणा जी की बात सुनी तो वह चिढ़ गई और बोली, क्या कहा आपने? मैं मोटी हो रही हूँ? आना बात संभालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कहाँ, तुम कहाँ मोटी हो रही हो? इन 7 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। वसुंधरा जी के जिद पर राणा जी हफ्ते में कम से कम 2 बार मेहता सदन जाते और मौका पाते ही कैनाल भी उनके साथ निकल जाता। कैनाल और दीपा की लव स्टोरी भी अपने परवान पर था। अंजलि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी रोज ऑफिस जाकर काम करती थी। आहाना और लाची के साथ कुछ बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहते थे। इस बीच विवेक और लाची भी काफी करीब आ गए थे। राणा जी को अंजलि से दूर रहना पड़ता था। इस बात को लेकर अंजलि उन्हें हमेशा चिढ़ाती थी, तो राणा जी कहते थे कि एक बार इन दोनों शैतान को बाहर आने दीजिए, फिर मैं सारे दूरी का बदला निकालूंगा। निशा के प्रेगनेंसी पीरियड्स भी अब खत्म हो गए थे। 2-4 दिन में वह कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी, जिसके इंतजार में शकुंतला जी अपने पलके बिछाई थी। इन दिनों उनका बिहेवियर निशा और अंजलि के प्रति ज्यादा स्वीट था। आना ने इस बात को नोटिस किया था कि जब से उसका बेबी अंजलि के पास है, शकुंतला जी या फिर बाकी सारे घर वाले, यहाँ तक कि दाई माँ भी अंजलि पर ज्यादा ध्यान देती थी। रणविजय भी कभी कभार ऑफिस से आकर सीधे अंजलि के पास चला जाता था ताकि वह अपने बच्चों से थोड़ा सा बात कर सके। लेकिन आहाना कुछ कहती नहीं थी। उसे तो बस इन दोनों बच्चों को आने का इंतजार था। इस बीच अगर कोई अकेला महसूस कर रहा था तो वह थी धर्मा जी। जब से उन्हें पता चला था कि राणा जी महेश जी का खोया हुआ बेटा है, उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। इन दिनों में अंजलि ने उनसे एक बार भी बात नहीं किया था, नहीं फोन पर और नहीं मिले थी। आज लाइट पैलेस में सभी लोग आए थे, लेकिन धर्मा जी नहीं आई थी। अपने घर में अकेले हॉल में चक्कर काट रही थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। इधर लाइट पैलेस में जैसे ही गोद भराई की रस्म खत्म हुई, वहां पर एक डांस फंक्शन रखा गया और सभी लोगों ने डांस किया। डांस अभी हो ही रहा था कि अचानक निशा के पेट में दर्द होने लगा और सभी लोग उसे लेकर अस्पताल चले गए। दादी ने निशा को पहले ही मना कर दिया था कि निशा गोद भराई में नहीं जाएगी, लेकिन रोनित ने दादी की बात नहीं मानी और निशा को लेकर आ गया था। रोनित और रणविजय दोनों में यही अंतर था।
रोनित भले ही रणविजय से डरता था, लेकिन वह निशा के लिए दादी से भी लड़ जाता था। रणविजय कभी भी उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था। वह उससे सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बातें करता था। लेकिन शकुंतला देवी के छोटे छोटे ताने सुनकर रोनित उब चुका था और उनकी बात नहीं मानता था। लेकिन रणविजय दादी को कुछ कहने की बजाय आहाना को समझाता। शकुंतला देवी आए दिन आहाना को खाना न बनाने की वजह से छोटे छोटे ताने देती, लेकिन रणविजय उन्हें कुछ नहीं कहता और सिर्फ आहाना को खाना बनाना सीखने के लिए प्रेरित करता। आहाना के मन में जहाँ निशा के लिए पहले से ही जलन था, वहीं अब अंजलि के सामने खुद को बार बार इग्नोर होते देख अब उसके मन में अंजलि के लिए भी जलन होने लगी थी। अस्पताल में निशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब शकुंतला जी को यह बात पता चली तो उनको मन थोड़ा सा उदास हो गया। उनकी उदासी किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने निशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। निशा की आंखों में आंसू था। रोनित उसके सिरहाने बैठा था। उसने उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ। निशा ने अपने रुंधे स्वर में कहा, वह मुझसे खुश नहीं है, मैंने उन्हें बेटा नहीं दिया। यह सुनकर रोनित ने निशा को कसकर अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम खुश हो ना? निशा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है ना अगली बार बेटा आ जाएगा। निशा रोनित की बाहों में रोते हुए बोली, अगर अगली बार भी नहीं आया तो? रोनित ने एक गहरी सांस ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। निशा धीरे धीरे रोकर शांत हो गई। इसी तरह 2 महीने बीत गया। आज अंजलि हॉस्पिटल में एडमिट थी। सभी लोग वार्ड के बाहर उसके इंतजार में थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। वार्ड के अंदर से अंजलि के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, उसे कितना दर्द हो रहा है? रणविजय ने आहाना को अपने सीने से लगाया और बोला, शांत हो जाइए आप, यह तो सबको होता है ना। तभी अंजलि के रोने की आवाज़ शांत हो गई और बच्चों के रोने की आवाज़ उस पूरे वार्ड में गूंज गई। सबके चेहरे पर खुशी आ गई। आज शकुंतला जी भी जिद करके हॉस्पिटल आई थी। जैसे ही उनके कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ आई, वह दरवाज़ा खोलते हुए अंदर जाने लगी। तभी उन्हें नर्स ने रोक लिया। मैम, दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं उन्हें साफ करके आपकी गोद में देता हूँ। तभी सुमन ने पूछा, अरे आपने तो पूछा ही नहीं, लड़का हुआ है या लड़की? यह सुनते ही सबके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए और ना चाहते हुए भी सबकी नज़रें शकुंतला जी की तरह उठ गए। कहीं ना कहीं सब लोग यही मना रहे थे कि उनमें से एक लड़का हो। इधर निशा अपने गोद में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर रनावत मेंशन के बड़े से हॉल में अकेले बैठी थी। उसके पास नर्स और केयर टेकर भी थी। निशा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, उनमें से कम एक बेटा देना। नर्स ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैम साहब, आप क्यों चिंता कर रही हैं, देख लीजिएगा, बेटा ही होगा। तभी हॉस्पिटल के डोर का दरवाज़ा दोबारा से खुला और 2 नर्स अपने हाथों में 2 छोटे छोटे बच्चे को लेकर आई। किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सभी लोग नर्स के बोलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी में भी यह पूछने की हिम्मत नहीं थी कि लड़का हुआ है या लड़की। तभी उन दोनों नर्सों ने एक साथ कहा, बेबी बॉय हुआ है, दोनों बेबी बॉय हैं। यह सुनते ही सबकी थमी हुई सांस फिर से चलने लगी और सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शकुंतला जी के बूढ़े हाथों में इतनी जान आ गई कि उन्होंने अपने एक एक हाथों से दोनों बच्चों को एक ही बार में अपने गोद में ले लिया। आहाना को तो उन्हें छूने से भी डर लग रहा था। वह बस रणविजय के बाजू पकड़कर दोनों को एकटक देख रही थी। और इधर वार्ड में अंदर अंजलि के पास से जैसे ही दोनों बच्चों गए, उसकी आंखों से हर हर आंसू बहने लगे। उसने 9 महीने तक इन दोनों बच्चों को पाला था। उसे पता था कि जैसे ही ये दोनों बाहर आएंगे, उससे दोनों बच्चों को ले लिया जाएगा। लेकिन फिर भी वह माँ थी और उसके मुंह से सिसकियाँ निकलने लगी। उसके पास अंदर कोई भी नहीं था। सभी लोग बच्चे को देख देख कर खुश हो रहे थे। राणा जी जल्दी से अंजलि के पास गए और उन्होंने अंजलि का सर उठाकर अपने गोद में रख लिया। उसके आंसू पोंछते हुए बोले, आप ठीक है ना? अंजलि ने हाँ में अपना सर हिला दिया। राणा जी उसके सर सहलाते हुए बोले, आप रो क्यों रही हैं? अंजलि कुछ नहीं बोली। राणा जी उसके मने भाव को अच्छे से समझ रहे थे। फिर भी उन्होंने बात बदलते हुए कहा,
दर्द हो रहा है आपको? डॉक्टर को बुलाऊं? अंजलि ने दोबारा से अपना सर नाम में हिला दिया। राणा जी अंजलि को बैठाए और उसे अपनी मजबूत भुजाओं में छुपा लिया। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। राणा जी को पता था कि वह अंजलि को झूठी दिलासा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, सभी साथ ही तो रहेंगे ना एक ही घर में, दूर कहाँ हो रही हैं आप उन दोनों से? जब मने करेगा तब आप उनके पास चले जाइएगा। और वैसे भी अभी 3 साल तक उन्हें आपके दूध की जरूरत है, तो 3 साल तक तो आपके पास ही रहेंगे ना। तभी वार्ड के बाहर गलियारे में एकदम से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ थी। दरवाजे से होते हुए धर्मा जी अपने धीमे कदमों से चलते हुए गैलरी में आ रही थी। सबकी हंसी ठिठोली अचानक से बंद हो गई। धर्मा जी धीरे धीरे चलते हुए अंजलि के पास गई। किसी ने उन्हें नहीं रोका। अंजलि अपने बेड पर बैठकर रो रही थी। उसने तो अभी तक दोनों बच्चों को छुआ तक नहीं था और उसे उन दोनों बच्चों को अलग कर दिया गया था। जैसे ही उसने धर्मा जी को देखा, उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट गई और वह जोर जोर से रोने लगी। आज इतने दिनों बाद अपनी माँ को अपने सामने देख रही थी। उसे फील हो रहा था मन के वापस न आने पर उसकी माँ को कितना दर्द हुआ होगा। आज उसे भी उसके दोनों बच्चों से अलग कर दिया गया। वह अपने बेड से नीचे उतरी और अपनी माँ को कसकर गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। धर्मा जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सभी लोग जल्दी से वार्ड के अंदर आ गए। आहाना जल्दी से अंजलि के पास आई। उसने अंजलि को कंधे से पकड़कर कहा, अंजू क्या हुआ है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? अंजलि अपनी आंसू भरी आंखों से आहाना को देखने लगी, जैसे वह पूछ रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? आहाना ने उसकी मनोभाव को समझ नहीं पाई और पूछी, तुम बताओ ना, तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अंजलि कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेड पर बैठी रही। सभी लोग धर्मा जी को देख रहे थे। धर्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। इस अकेलापन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं उस समय पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या किया। जो दर्द मैं खुद इतने दिनों से झेल रही थी, वह दर्द मैं आप सबको देने की ठान ली थी। उन्होंने आना के सामने जाकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर देना बेटा। आहाना जल्दी से उनके हाथ पकड़ ली और रोते हुए बोली, नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था मन कहाँ है। आहाना ने साफ झूठ बोल दिया था। विजय और महेश जी ने अजीब नज़रों से देखा, क्योंकि उसने अभी भी सच नहीं कहा था। ऐसा कहकर वह धर्मा जी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वह खुशी भरा माहौल थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गया था, लेकिन तभी वहां पर लाची दौड़ती हुई आई और अचानक से चिल्लाकर बोली, वाह, हमारे लिटिल बॉस की आंखें तो बिल्कुल बड़े बॉस की तरह है, नीली नीली। लाची की खनखनाते हुई आवाज़ सबके कानों में पड़ी और वह गमगीन माहौल फिर से खिल उठा। शकुंतला जी ने दोनों बच्चों को अंजलि के गोद में दिया और बोली, यह लीजिए आपके दोनों बच्चे, हमारे खानदान का अगला वारिस। अंजलि को उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चे फिर से उसके गोदी में आएंगे। उसने दोनों को लिया और अपने सीने से लगा लिया। आहाना चुपचाप रणविजय का बाजू पकड़कर खड़ी थी। तभी विवेक ने झुककर लाची के कानों में कहा, वैसे हम भी शादी कर लें, हमारे भी क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। यह सुनकर लाची शर्मा गई और वह विवेक से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। यह कहानी सिर्फ रोमांचक और मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, जिसकी हैप्पी एंडिंग हो गया। आप लोगों ने मेरे इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, और हाँ, कम से कम लास्ट पार्ट में तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहानी कैसा था। हम जल्दी ही नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप सबके लिए बाय बाय। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना और आप सबको ढेर सारा थैंक यू।